हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी के इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम करेंगे 7th क्लास की हमारा पर्यावरण बुक का 6th लेसन, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इससे पहले हम जल का लेसन पढ़ चुके हैं और इससे पहले हमने 2nd लेसन पढ़ा था हमारी पृथ्वी के अंदर। उस लेसन में हमने स्थल मंडल के बारे में पढ़ा था। स्थल मंडल को ही भूमि कहते हैं, तो भूमि की ऊपरी परत के बारे में पढ़ा था। तो ये जो मैंने नाम बताए हैं ये सभी लेसन 8वीं क्लास में आपके पास आएंगे और 8वीं क्लास में आने वाले लेसन का नाम होगा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो इस तरह से स्थल मंडल, जल और प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन आप 7th क्लास में पढ़ेंगे। तो इन्हें ध्यान से पढ़िए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपको 8th क्लास में भी आसानी रहे। आज हम जो लेसन कर रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, इसमें भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जानवरों की जातियां भी अलग अलग पाई जाती हैं। तो ये भारत के विभिन्न स्थानों में अलग अलग तरह की वनस्पतियां क्यों पाई जाती हैं, सारे भारत में एक जैसी वनस्पति क्यों नहीं पाई जाती, इसका क्या कारण है, इस लेसन में हम ये कारण पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कहीं पर तो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं और कहीं पर बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं और जंगल होते हैं। कहीं पर कठोर लकड़ी वाले पेड़ होते हैं तो कहीं पर नरम लकड़ी वाले पेड़ होते हैं, या फिर कहीं पर कांटेदार झाड़ियाँ होती है। तो इसका कारण हम इस लेसन के अंदर पता लगाएंगे। आप इस लेसन को ध्यान से सुने। जब आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं बस में बैठकर या किसी भी गाड़ी में बैठकर, तो आपने सड़कों के दोनों तरफ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे देखे होंगे। या जब आप किसी पहाड़ी स्टेशन पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अलग तरह के पेड़ पौधे आपने देखे होंगे। कहीं पर मोटी पत्ती वाले पेड़ होते हैं और कहीं पर नोकीली पत्ती वाले पेड़ होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो ये इसलिए होता क्योंकि स्थल की ऊंचाई और वनस्पति का आपस में गहरा संबंध होता है कि अगर हम निचले मैदानों में होते हैं तो वहाँ पर अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और अगर हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं या ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का तापमान कुछ और होता है और निचले मैदानों का तापमान कुछ और होता है। तो जैसा तापमान होता है वहाँ पर वैसे ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं और उसी तापमान के हिसाब के जीव जंतु पाए जाते हैं। यानी कि ऊंचाई में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, ऊंचाई की जलवायु में परिवर्तन होता जाता है, तो इसके कारण वनस्पति में भी परिवर्तन होता जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वनस्पति का जलवायु के साथ भी गहरा संबंध है कि जैसी जलवायु होगी वैसे ही पेड़ पौधे होंगे और वैसे ही जीव जंतु होंगे। आप ये लाइन याद कर लीजिए कि वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है, कि जलवायु के ऊपर निर्भर करती है और जलवायु के अंदर तापमान और नमी आ जाती है कि जलवायु के अंदर कितनी नमी की मात्रा है। इसके अलावा वनस्पति जो है ढाल या मिट्टी की परत की मोटाई के ऊपर भी निर्भर करती है। जैसा कि हमने देखा मैदानों में मिट्टी ज़्यादा होती है और इसकी बजाय पहाड़ों में पत्थर ज़्यादा होते हैं, मिट्टी कम होती है। तो ये कारण भी होता है कि दोनों जगह अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। पथरीली जमीन में अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं और समतल मैदान में अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं। अगर आप समतल मैदान में रहते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा शीशम, नीम, कीकर आदि होते हैं, और जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे नारियल का पेड़, खजूर का पेड़, जो ऊपर से नोकदार होते हैं और नीचे से चौड़े होते हैं, जिनको शंकुधारी वन भी कहते हैं। तो इन बातों से आप ये भी समझ गए होंगे कि सभी स्थानों की जलवायु एक जैसी नहीं होती और सभी स्थानों का तापमान भी एक जैसा नहीं होता, और सभी जगह जलवायु के अंदर जो पानी की मात्रा होती है, जल वाष्प कण होते हैं, वो भी एक समान नहीं होते। सब जगह की जलवायु में नमी की मात्रा अलग अलग होती है। इन्हीं बातों के कारण वनस्पति अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। वनस्पति को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक वन,
वनों में लंबे चौड़े पेड़ पाए जाते हैं और मोटी पत्तियों वाले पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए पेड़ होते हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी पृथ्वी तक नहीं पहुँचती। दूसरा है घास स्थल, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है तो वहाँ घास स्थल आदि पाए जाते हैं जो पशुओं के चरने के काम आती है। तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ, जो प्रदेश शुष्क होते हैं, यहाँ जहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती, कभी कभार वर्षा होती है तो वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन पेड़ पौधों को समझने के लिए आपको ग्लोब देखना होगा कि ग्लोब पर हमारी पृथ्वी कैसी है। ये गोलाकार है और एक गेंद की तरह है, जैसे गेंद बीच में से मोटी होती है और दोनों ध्रुवों पर उसकी मोटाई कम हो जाती है। इसी तरह हमारी पृथ्वी है, बीच में से मोटी है और दोनों ध्रुवों पर इसकी मोटाई कम हो जाती है। पृथ्वी को बीच में से अगर एक लाइन लगा दें कि इसके दो भाग कर दें, तो जो बीच वाली लाइन होती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, इसलिए भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और आप ये बात याद रखें कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश भी होगी, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है और गर्मी भी होती है वहाँ पर घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यानी कि जंगल पाए जाते हैं। ऐसे जंगलों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। उष्ण माना गर्म, सदाबहार माना ये सदा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। ये कभी भी सूखते नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा पूरी होती है, पेड़ पौधों को पूरा पानी मिलता है, इसलिए ये कभी भी सूखते नहीं हैं। जैसा कि किताब के अंदर 6.3 चित्र में दिखाया गया है कि पेड़ एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं कि सूर्य की रोशनी पेड़ों के नीचे जमीन तक नहीं पहुंचती है। जमीन के ऊपर अंधेरा होता है और पेड़ों के ऊपर धूप होती है। भूमध्य रेखा के ऐसे स्थानों पर हर रोज शाम के समय बारिश आती है और रात के समय मौसम साफ हो जाता है। ये बारिश क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और जल वाष्प ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वर्षा भी ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा वाष्पीकरण होता है तो वर्षा भी ज़्यादा होती है। आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि जब आपको गर्मी ज़्यादा लगती है तो कहते हैं ना कि आज बहुत गर्मी, आज बारिश आएगी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा वर्षा होती है, और ज़्यादा वर्षा होती है और गर्मी होती है तो पेड़ पौधे भी ज़्यादा पाए जाते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने ज़्यादा घने हैं कि जैसे वो पृथ्वी के फेफड़े हैं। जैसे हमारे फेफड़े एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं, इसी तरह वो पेड़ पौधे फेफड़ों की तरह नजर आते हैं, मानो वो पृथ्वी के फेफड़े हैं। ऐसे जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, उनके अंदर बहुत पानी होता है, और ये पेड़ अगर अपनी पत्तियों को गिराते हैं तो एक समय में अपनी पत्तियां सारी नहीं गिराते, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है हमेशा सही रहता है, वो कभी भी शुष्क मौसम नहीं होता। और ये पेड़ पौधे जो ऊपर से काफ़ी फैले हुए होते हैं, जिस कारण ये एक दूसरे के अंदर फंसे हुए होते हैं। ऐसी जगह पर रोजवुड, आबनूस और महोगनी आदि पेड़ पाए जाते हैं। ऐसे जंगलों के अंदर बड़े बड़े सांप भी पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सांप, जिसका नाम एनाकोंडा है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती क्या होता है? जो पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को गिराते हैं उनको पर्णपाती वन कहते हैं। ये वन गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, जो ज्यादा गर्म इलाके होते हैं। उष्ण का मतलब ही है गर्म। जैसे उष्णकटिबंधीय हमने इससे पहले भी पढ़ा था, लेकिन वो सदाबहार वन थे। ये पर्णपाती वन है कि वो पत्तियां नहीं गिराते थे, लेकिन ये पत्तियां गिराते हैं। हम बात कर रहे थे कि भूमध्य रेखा के ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, लेकिन भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, उत्तर की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी, कुछ भाग ऐसा है जहाँ कुछ कम गर्मी होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि गर्मी होती है लेकिन वर्षा नहीं होती। इसलिए यहाँ शुष्क वन होते हैं, शुष्क जलवायु होती है, और शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं कि ये पेड़ पौधे शुष्क मौसम होने के कारण अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम के अनुसार ही बारिश होती है
जैसे हमारे भारत में जून जुलाई के समय में ज़्यादा बारिश होती है, उसे मौसमी बारिश कहते हैं, वर्षा कहते हैं। इसलिए ऐसे वनों में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है। क्योंकि ऐसे पेड़ों को ज़्यादा जल नहीं मिलता, तो जल की कमी के कारण ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि इनकी जड़ों में पानी बना रहे और ये हरे भरे रहे। ऐसे पेड़ों की लकड़ी कठोर लकड़ी होती है और इनमें साल, सागवान, नीम, शीशम आदि पेड़ आते हैं और ऐसे पेड़ों के फर्नीचर बनाए जाते हैं। यातायात और निर्माण सामग्री में भी इन पेड़ों का प्रयोग होता है। जंगलों में बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर आदि पाए जाते हैं। इसी तरह भारत के अंदर जैसे ये पर्णपाती वन उष्ण कटिबंधीय हैं, तो इसी तरह शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। तो देखते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है शीतोष्ण सदाबहार वन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शीतोष्ण, शीत का अर्थ होता है ठंडा, सर्दी। ये ठंडे इलाकों में ऐसे वन पाए जाते हैं। ये ठंडे इलाके कहाँ पर है? भूमध्य रेखा से जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो जब हम ध्रुवों के और भूमध्य रेखा के बीच में होते हैं, यानी कि ना तो ध्रुवों पर होते हैं पूरा और भूमध्य रेखा से भी दूर होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे वन पाए जाते हैं। वहाँ पर सूर्य की गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है, इसलिए वहाँ की जलवायु ठंडी होती है, उसके अंदर नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पर शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। और इनमें चीड़, बांज, यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ और मुलायम लकड़ी वाले पेड़ पाए जाते हैं। इन जानवरों के नाम भी याद करें और इन पेड़ों के नाम भी याद करें। अगला है शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन थोड़ा ध्रुवों की तरफ और जाते हैं तो ऐसे वन पाए जाते हैं। यानी कि हम जब ज़्यादा और ठंड वाले इलाके में चले जाते हैं तो ऐसे वन पाए जाते हैं। और ठंड के कारण यहाँ पर ज़्यादा वर्षा भी नहीं होती, क्योंकि ठंड में ज़्यादा वाष्पीकरण नहीं होता है, सूर्य की गर्मी ज़्यादा नहीं होती है, ये सूर्य की किरणें ज़्यादा नहीं पड़ती हैं, जिस कारण वाष्पीकरण नहीं होता और वर्षा भी नहीं होती और मौसम शुष्क होता है। और शुष्क मौसम में पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इससे पहले हमने शीतोष्ण सदाबहार वन पढ़ा था, वहाँ पर मौसम शुष्क नहीं होता, जबकि मौसम ठंडा जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर मौसम शुष्क होता है। ये जंगल उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। और इन ऐसे जंगलों में बांज, एश, बीच जैसे पेड़ पाए जाते हैं और यहाँ पर हिरन, लोमड़ी, भेड़िए जैसे जानवर पाए जाते हैं। और पक्षियों में फिजेंट और मोनाल पाए जाते हैं। इनका चित्र देखकर याद करें कि ये जानवर कैसे होते हैं और ये जानवर और पेड़ दोनों याद करें। इसके अलावा हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। अभी तक हमने वनों के बारे में पढ़ा है कि वन कैसे होते हैं, अब हम वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए होते हैं, लेकिन महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। और ये वनस्पति ज्यादातर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास जो यूरोप और अफ्रीका और एशिया का भाग है, वहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है। ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में भी पाई जाती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क होती है और यहाँ पर ज्यादातर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर नींबू वंश के सिट्रस पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि खट्टे फल वाले पेड़ पाए जाते हैं। और यहाँ पर लोग अपनी इच्छा के अनुसार वनस्पति को उगाने लगे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शंकुधारी वन की। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें टैगा भी कहते हैं। ऐसे वन ज्यादा ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, जैसे कि हमने लेसन के शुरू में बताया था कि पहाड़ों पर जाते हैं
तो वहाँ पर ये शंकुधारी वन पाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं। ये पेड़ लंबे नरम लकड़ी वाले और सदाबहार वृक्ष होते हैं, हरे भरे रहते हैं। इन पेड़ों की लकड़ी नरम होती है, ये लुगदी बनाने के काम आती है। लकड़ी का प्रयोग माचिस और पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए किया जाता है। जो गत्ता बनाया जाता है तो इसी लकड़ी का बनाया जाता है। इनमें चीड़, देवदार आदि वन पाए जाते हैं और यहाँ पर रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। इन दोनों के नाम भी याद करें। आगे पढ़ेंगे घास स्थल। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, जहाँ पर गर्म मौसम होता है, जलवायु गर्म होती है, वहाँ पर घास पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो ज़्यादा गर्मी भूमध्य रेखा पर ही पाई जाती है। तो भूमध्य रेखा पर कुछ ऐसा भाग भी है जहाँ पर गर्मी होती है लेकिन वर्षा नहीं होती, वहाँ पर घास स्थल पाए जाते हैं। और ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ होती है, जहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा होती है। यानी कि जैसे भूमध्य रेखा पर हमने पहले पढ़ा था कि हर रोज शाम को वर्षा होती है, लेकिन ये ऐसा भाग होता है जहाँ पर कभी कभी वर्षा होती है, तो वहाँ पर घास पाई जाती है। लेकिन ये घास काफी लंबी होती है, यानी 3 से 4 मीटर ऊंची होती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी तरह का है। अफ्रीका के अंदर भी भूमध्य रेखा है, तीनों रेखाएं हैं अफ्रीका के अंदर। और यहाँ पर हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे शीतोष्ण घास स्थल। ये घास छोटी होती है और पौष्टिक होती है। ये घास मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाई जाती है, यानी कि महाद्वीप के जो अंदर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर ये घास पाई जाती है। शीतोष्ण का अर्थ है जहाँ पर ठंडा इलाका होता है और वर्षा भी नहीं होती। इनमें जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप जानवर पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कंटीली झाड़ियाँ, कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं। ये झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान में पाई जाती हैं। ये प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होते हैं। ज्यादा गर्मी और कम वर्षा के कारण ये वनस्पति होती है, इसलिए कांटेदार झाड़ियाँ उगती हैं। घास को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहते हैं, ब्राजील में कंपोस कहते हैं, वेनेजुएला में लानोस कहते हैं, अर्जेंटीना में पैम्पास कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डान कहते हैं। ये सभी नाम अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ठंड और ज़्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि ध्रुवों के ऊपर तो बर्फ़ ही होती है और वो 12 मास बर्फ़ जमी रहती है। क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसलिए वहाँ पर वनस्पति भी ना के बराबर होती है। यहाँ केवल काई, लाइकन और छोटी झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। और ये वनस्पति जब थोड़े समय के लिए थोड़ी सी गर्मी पड़ती है उस समय उगती है। इसे टुंड्रा वनस्पति भी कहते हैं। ऐसी वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं, यानी कि सभी महाद्वीपों के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। जो हिस्सा ध्रुवों की तरफ होता है वहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों की चमड़ी मोटी होती है, मोटी फर वाली होती है, और ये चमड़ी उन्हें ठंड से बचाती है। यहाँ पाए जाने वाले जानवर सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी है। इनकी चमड़ी मोटी होती है और इनकी चमड़ी के ऊपर फर होता है जो इन्हें ठंड से बचाता है। इस तरह हम देखते हैं कि पूरे विश्व के अंदर अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कहीं पर छोटी झाड़ियाँ और कहीं पर बहुत घने पेड़ पौधे, जंगल। और ये मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन तो मिलती ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है, कागज बनाने के काम आती है, गत्ता बनाने के काम आती है, और भी बहुत सारे निर्माण के कार्यों में काम आती है। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इन जंगलों को काट रहा है, इन पेड़ पौधों को काट रहा है, जो बहुत ही नुकसानदायक है। हमारे लिए ही नुकसान होगा इसका। जो वायुमंडल के अंदर ओजोन परत है वो भी इन पेड़ पौधों के काटने के कारण ओजोन में छेद होता जा रहा है, और जो ओजोन हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता था, उस छेद होने के कारण हमारा जीवन भी खतरे की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, क्योंकि यह वायुमंडल को भी साफ रखता है, स्वच्छ रखता है, और इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है सांस लेने के लिए। वर्षा लाने में भी पेड़ पौधे सहायक होते हैं। वर्षा से हमें जल मिलता है, जल हम पीते हैं, और भी हमारे बहुत से काम आता है जल।
कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये वनस्पति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये पेड़ पौधे कई जानवरों का भी घर होता है। आपने देखा होगा कि इन जंगलों के अंदर अनेक जानवर पाए जाते हैं, अनेक तरह के पक्षी भी पाए जाते हैं। ये जंगल उनका घर होते हैं, इसलिए हमें उनका घर समाप्त नहीं करना चाहिए। इस लेसन को पढ़कर आपको अनेक प्रकार के वनों के बारे में पता चला, अनेक प्रकार की वनस्पति के बारे में पता चला और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में भी पता चला। यहीं पर हमारा लेसन समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये लेसन पूरा समझ आ गया तो आपको वीडियो लाइक करनी है, लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इससे पहले जितने भी लेसन हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनकी वीडियो ज़रूर देखें और उन लेसन्स को भी पढ़ें और भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगाएं। ऑल द बेस्ट।